काम है। अच्छा, आज एक जो पिछला हमने टॉपिक किया था वो था हीमोफीलिया और हीमोस्टेसिस का, जिसमें हमने हाफ चैप्टर कर लिया था। उसमें जो चीज़ें रह गई थी वो आज करनी है। उसमें ना बस डिजीज़ हैं, थोड़ी सी क्लिनिकल्स हैं, बड़े आसान से हैं, आपने बस आज वो करने हैं। तो इस तरह वो वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हमारा ब्लड का ना एक चैप्टर रह जाएगा, वो फिर हम बाद में आराम से कर लेंगे 2 लेक्चर्स लगा के। तो फिर ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो हीमोफीलिया देखो, पुरानी बातें ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ठीक है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर है कि क्लॉटिंग नहीं हो रही होती प्रॉपरली, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो अगर रिसेसिव है इसका मतलब है मेल्स में क्या है, कॉमन है, और फीमेल्स में कॉमन नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि रिसेसिव है तो मेल में सिर्फ एक क्रोमोसोम चाहिए होता है, एक्स वाई होता है ना, तो एक्स आता है तो डिजीज हो जाती है। लेकिन फीमेल में अगर एक डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव हो तो उस कंडीशन में डिजीज नहीं होती, बल्कि वो कैरियर होती है। फीमेल विद वन रिसेसिव एलील इज कैरियर, ठीक है। तो इसके बाद इसमें डेफिशिएंसी फैक्टर 8 की होती है। फैक्टर 8 में ना 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक स्मॉलर होता है, एक लार्जर होता है। तो स्मॉलर कंपोनेंट की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोफीलिया होती है, और लार्जर कंपोनेंट ऑफ द फैक्टर 8 उसकी डेफिशिएंसी की वजह से वॉन वाइल्ब्रेंट डिजीज होती है। उसका लार्जर कंपोनेंट असल में वॉन वाइल्ब्रेंट फैक्टर होता है, ठीक है। हीमोफीलिया क्या है, एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है जिसमें फैक्टर 8 डेफिशिएंट होता है। उसका स्मॉलर कंपोनेंट मेल्स में कॉमन है, और फीमेल में अगर एक रिसेसिव एलील है इसका मतलब है कि ये कैरियर है, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या है, आईवी इंट्रावीनस ट्रांसफर ऑफ फैक्टर 8, कि अगर हम इंजेक्शन के थ्रू फैक्टर 8 देते रहें तो ब्लड क्लॉटिंग होती रहेगी, अदरवाइज अगर कोई इंजरी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। अच्छा, वॉन विल्ब्रेंट डिजीज का मैंने आपको बता दिया कि वो वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर, या जो फैक्टर 8 का लार्जर कंपोनेंट है वही वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर होता है। उसकी कमी की वजह से जो डिजीज होती है वो वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर है, डिजीज है, ठीक है। ये डिजीज वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ना इसके वाले से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। वो हम देखते हैं क्या सीन है। अब ये केस है क्या, 7 ईयर ओल्ड बॉय ब्रॉट टू इमरजेंसी विद सीवियर नोज ब्लीड, एपिस्टैक्सिस उसको कहते हैं, नोज ब्लीड हो रहा है, एंड टेंडेंसी टू ब्रूज ओवर पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, ठीक है। कि उसकी जो ब्रूज मैंने आपको शायद बताया हो, ब्रूज या कंट्यूजन का वर्ड वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे स्किन की अंदर वाली साइड पे कोई ना कोई इंजरी हो, ठीक है, और स्किन का जो बाहर वाला पार्ट है ना उस पे नीली सी स्किन हो जाए, जिसको कहते हैं ना नील पड़ गया है आम जबान में कॉमन, वो ब्रूज होता है, ठीक है। कंट्यूजन भी उसको कहते हैं। तो ये सिम्टम्स शो कर रहा है। साथ में कह रहा है कि प्लेटलेट काउंट इज 4 lakhs, ठीक है। तो प्लेटलेट काउंट क्या है, 4 lakhs है। डिजीज हमने बतानी है। तो 3 डिजीज हमने पढ़ी हैं, ठीक है। एक हमने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पढ़नी है, पहले वो पढ़ लेते हैं। बल्कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है, लो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, कि प्लेटलेट्स नॉर्मल से अगर कम हो जाए तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा, परप्यूरा पर्पलिश कलर स्किन पे होता है, ठीक है। तो वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसमें स्किन के ऊपर पर्पल सा कलर आ जाए, ठीक है, वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा होता है। ये कलर क्यों आता है, प्लेटलेट्स, मैंने आपको प्लेटलेट प्लग का एक टॉपिक बताया था कि प्लेटलेट प्लग बनता है, और वो जो स्मॉल वेसल्स होती है ना, स्मॉल विनील्स और कैपिलरीज, उनमें अगर जो छोटी छोटी हैमरेज हो रहे होते हैं, इंटरनल हैमरेज, उनको प्रिवेंट कौन कर रहा होता है, प्लेटलेट प्लग, ठीक है। तो अगर प्लेटलेट प्लग नहीं होगा तो उस वजह से क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सॉरी, प्लेटलेट प्लग नहीं होगा तो उस वजह से क्या होगा, हैमरेज होगा, ब्लड का लॉस हो रहा है। तो स्किन के नीचे जब कैपिलरीज के थ्रू ब्लड का लॉस हो रहा होगा ना, तो उस वजह से स्किन के नीचे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से इनिशियली कलर डार्क रेड होता है, और आहिस्ता आहिस्ता वहां पे कलर जो है वो पर्पलिश होना शुरू हो जाता है, वही ब्रूज जैसे बन जाते हैं, ठीक है। तो उस पर्पलिश कलर वाली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा कहते हैं, ठीक है। कब हम डिसाइड करेंगे कि प्लेटलेट का नंबर कम है, जब 50,000 से बहुत कम हो जाएगा ना, तो ये हम कहेंगे कि बहुत सीवियर है, ठीक है। नॉर्मल होता है मेरा ख्याल है 1,50,000 से 4 लाख ही नॉर्मल है, और 50,000 से जब बहुत ज़्यादा बिलो हो जाएगा ना तो ये सीवियर कंडीशन होगी। 50,000 के सिचुएशन पे 50,000 जो है वो सीवियरिटी का डिफाइन कर रहा है। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इडियोपैथिक हमने बार बार वर्ड पढ़ा है, कई दफा पढ़ा है। इडियोपैथिक का वर्ड कहाँ यूज करते हैं हम, जिसमें कॉज का पता नहीं होता, ठीक है। तो वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसमें कॉज का पता नहीं है वो कौन सा, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, किसी भी कॉज की वजह से हो सकता है।
कॉज समटाइम्स जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, कोई ड्रग ऐसा ले रहे हैं, डिफरेंट कॉजेज हो सकती है ना, उनमें हमें कॉज पता है। लेकिन अगर कॉज का पता नहीं होगा तो वो इडियोपैथिक होगी। ठीक है। फिर है स्मॉल विन्यूल्स और कैपिलरीज। तो मैंने बता दिया कि प्लेटलेट्स का नॉर्मल फंक्शन जो होता है वो प्लेटलेट प्लग बनाना होता है, और प्लेटलेट प्लग स्मॉल विन्यूल्स और कैपिलरीज के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर इनमें ब्लीडिंग हो रही होगी। अब इसका ट्रीटमेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और स्प्लीनेक्टमी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये होता है कि अगर आपके प्लेटलेट्स कम हो गए हैं तो आप क्या करोगे, आप अपने प्लेटलेट पूरे करोगे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू प्लेटलेट पूरे हो सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा कंडीशन सीवियर है, इतनी कि 20,000 से भी कम प्लेटलेट्स हैं, तो आप स्प्लीनेक्टमी की तरफ चले जाते हो। स्प्लीनेक्टमी में क्या होगा, आपका स्प्लीन रिमूव किया जाएगा। ठीक है। जिस जो स्प्लीन होता है ना, इसने तोड़ना होता है आपके प्लेटलेट्स को। ठीक है। तो स्प्लीन जब नहीं होगा बॉडी में, तो जो स्प्लीन है वो तोड़ देगा। स्प्लीन नहीं होगा तो जो प्लेटलेट्स हैं वो बॉडी में जो है वो अकोमुलेट कर जाएंगे। ठीक है। मतलब उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से हम स्प्लीनेक्टमी करते हैं। ठीक है। अब स्प्लीनेक्टमी से एक सवाल ये खड़ा होता है, जब स्प्लीन बॉडी में नहीं होगा तो हमारी बॉडी का जो इम्यून फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए हम ना मुख्तलिफ, जब ये ऑपरेट परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, जब ये सर्जरी हो रही होती है, तो उस सर्जरी से पहले बॉडी में इम्यून के लिए जो चीज़ें होती हैं ना, आप वैक्सीन वगैरह जो होती हैं वो डाल दी जाती हैं डिफरेंट डिजीज़ के लिए जिनमें ज़्यादा खतरा होता है, ताकि स्प्लीन का फंक्शन कंप्रोमाइज ना हो। बाकी जो स्प्लीन का फंक्शन आरबीसी वाला है वो लिवर परफॉर्म कर देता है, जो आरबीसी की रिसाइकलिंग है। ठीक है। तो अभी तक हमने दो डिजीज पढ़ ली। एक हमने पढ़ी हीमोफीलिया, जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ठीक है। फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से है, उसके स्मॉलर फैक्टर, और मेल्स में कॉमन है क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। और फीमेल में अगर एक रिसेसिव अलील आएगा तो हम कहेंगे कि ये कैरियर है। और इंट्रावीनस ट्रांसफ्यूजन हम करेंगे फैक्टर 8 की, इंजेक्शन के थ्रू फैक्टर 8 देंगे ताकि क्लॉटिंग हो। ठीक है। फिर है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लेवल प्लेटलेट्स का कम है नंबर के लिहाज से नॉर्मल से, और अगर स्किन के ऊपर पर्पल कलर आ रहा है क्योंकि इंटरनल हैमरेज हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा। और इडियोपैथिक तब कहेंगे जब उसकी कॉज का हमें पता नहीं होगा। स्मॉल वेन्यूल्स और कैपिलरीज जो हैं, इनमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का इफेक्ट होता है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन और स्प्लीनेक्टमी इसका ट्रीटमेंट है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से नंबर पूरा होगा, और स्प्लीनेक्टमी से जब स्प्लीन नहीं होगा तो प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, जिस वजह से प्लेटलेट का नंबर दोबारा नॉर्मल पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपने ये देखा होगा, ये आपके महबूब लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, ये बाहर गए थे तो इन्होंने एक बताया था कि जी मेरे जो प्लेटलेट्स हैं, इनकी जो रिपोर्ट थी वो 2000 से 3000 प्लेटलेट्स शो कर रहे थे। ठीक है। तो ये डायग्नोज हुए थे आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और एक्यूट फॉर्म थी कि अचानक जो है वो इनको क्या हुआ, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। खैर मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि क्या 2000 से 3000 लेवल पे ये बच सकता था। तो मेडिकल तो यही कहता है कि बड़ा मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था, कि क्योंकि इतनी ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग होनी थी ऑर्गन्स के अंदर कि बचना मुश्किल था। लेकिन अब पता नहीं रिपोर्ट्स गलत थी या फिर अल्लाह ताला ने इनको बचाना था। ये सवाल जो है ये आप पे है, तो ये आप देख लेना। सही है। तो आईटीपी का भी मैंने आपको बता दिया, हीमोफीलिया भी बता दिया। आईटीपी क्या है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब हम केस स्टडी करते हैं। ठीक है। केस है कि जी 7 year old बॉय ब्रॉट टू इमरजेंसी विद सीवियर नोज ब्लीड। नोज ब्लीड क्या होता है, एपिस्टेक्सिस। ठीक है। एंड टेंडेंसी टू ब्रूज ओवर पास्ट कपल ऑफ मंथ्स। प्लेटलेट काउंट कितना है, 4 लाख। डिजीज का नेम बताएं। तो ये ना जो आपके पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इसमें स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। ठीक है। तो कुछ बुक्स ने इसका आंसर हीमोफीलिया बताया हुआ है। ठीक है। कुछ ने जो है इसका आंसर जो है वो वॉन विल्बरन डिजीज बताया हुआ है। तो मेरे नज़दीक इसका आंसर वॉन विल्बरन डिजीज होना चाहिए। उसकी वजह यह है, एक तो देखो प्लेटलेट काउंट कितना है, 4 lakhs। इसका मतलब है प्लेटलेट पूरा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो नहीं हो सकता। पीछे दो ही रह गई, हीमोफीलिया या फिर दूसरी कौन सी, दूसरी रह गई हमारे पास वॉन विल्बरन डिजीज। तो जब भी क्वेश्चन आता है ना, और जब भी हीमोफीलिया का जिक्र किया जाता है, तब वो जो स्टेटमेंट है उसमें या तो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव का जिक्र करता है। ठीक है। और या फिर वो जिक्र करता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव का जिक्र करता है, और
इसके अलावा वो बताता है कि फैमिली में जो हिस्ट्री है ना, फैमिली की हिस्ट्री में भी वो डिजीज होनी चाहिए, क्योंकि वो एक्स लिंक्ड है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसकी फैमिली में कहीं ना कहीं वो, तो इधर ना तो फैमिली का जिक्र है, ठीक है, कि फैमिली में किसी को ये डिजीज है, और ना ही ये जिक्र है दूसरा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी डिजीज है, वॉन विल्बरन डिजीज। तो ये आपने केस जेन में रखना है, ये आप पास पेपर जब पढ़ोगे तो आपको ये कंफ्यूज करेगा, तो आपने मेरे नज़दीक इसका आंसर यही लगाना है, बाकी आप टीचर से भी कंसल्ट कर लेना। फिर ये हमने कर लिया, आगे केस स्टडी करते हैं। अ बॉय ऑफ 18 years old presents bleeding spots in the skin and mucous membrane of mouth, ठीक है, his platelet count is 7500, 7500 प्लेटलेट काउंट है। बाकी आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है, 7500 प्लेटलेट काउंट ये आपको बता रहा है कि इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ठीक है। अब अगर इसकी कॉज पता हो तो हम इडियोपैथी कह देंगे, ठीक है। और बाकी अगर एक्यूट और क्रोनिक का भी डिसाइड हम कर सकते हैं कि अगर इसको अचानक से ये मसला हुआ है तो हम कहेंगे ये एक्यूट है, और अगर उसको क्रोनिक है, काफी दिनों का ये चल रहा है, तो हम कहेंगे कि क्रोनिक है। वो हमारे सिलेबस का भी हिस्सा नहीं हो, तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, सही है। तो यहाँ तक इन डिजीजेज में अगर किसी को कोई इश्यू है या कुछ पूछना है तो बता दो, नहीं तो मैं आगे जा रहा हूँ। हाँ जी बच्चे बताओ। अच्छा, आगे देखो, क्लॉट क्या होता है और क्लॉट रिट्रैक्शन क्या होता है। क्लॉट को आपको मैंने बताया था, ठीक है, ये देखो, ये अगली स्लाइड देखो जरा, इस स्लाइड में देखो, ये एक मैंने आपको तस्वीर भेजी थी, उस तस्वीर में इसके ऊपर, इस प्लेटलेट प्लग प्लग के ऊपर इधर फिब्रिनोजिन और फिब्रिन का मैश वर्क बनाया था, जो कि इसको चारों तरफ से घेर रखा था। हमने कहा था ये क्लॉट है, ठीक है। असल में क्लॉट और थ्रोम्बस में फर्क पता होना चाहिए, थ्रोम्बस क्या होता है और क्लॉट क्या होता है। तो क्लॉट ये होता है कि अगर चारों तरफ, हर तरफ, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी अगर क्लॉट बन रहा हो, ठीक है, और फिब्रोजिन का जो नेटवर्क है वो बन रहा हो, तो हम कहेंगे ये क्लॉट है। और अगर सिर्फ इंटरनल क्लॉट हो, तो बाहर की जानब ना हो, तो वो कहेंगे थ्रोम्बस। सिंपल सी बात है, जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर अगर कोई क्लॉट बने तो हम उसको थ्रोम्बस ही कहते हैं, ठीक है। और अगर क्लॉट अंदर भी हो और बाहर स्किन की जानब भी हो, दोनों तरफ हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्लॉट है। और अगर इंटरनली होगा तो हम कहेंगे थ्रोम्बस है। फिर उन्होंने उसने एक वर्ड लिखा हुआ है स्कैब, ठीक है, द एक्सटर्नल ब्लड क्लॉट इज कॉल्ड स्कैब। तो ये स्कैब असल में जब हम क्लॉट बनता है ना, तो बाहर जो स्किन, जो खुरदरी सी स्किन बनी होती है ना, उसको स्कैब कहते हैं। तो ये आप जेन में रख लो, इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस जेन में रख लो। फिर आता है क्लॉट रिट्रैक्शन। तो जाहिर बात है, जब क्लॉट बनेगा तो दोबारा जब नॉर्मल बॉडी का फंक्शन होता है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उस क्लॉट ने क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उस क्लॉट की कॉन्ट्रैक्शन को, नाम से जाहिर है रिट्रैक्शन, ठीक है, रिट्रैक्शन के वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट करवा कौन रहा है, प्लेटलेट्स करवा रहे हैं। प्लेटलेट्स के अंदर मौजूद होता है एक्टिन, मायोसिन और थ्रोम्बोस्थिनिन। ये तीन ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि उस जो क्लॉट बना है उसको क्या करवा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। और बस ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपने। डिफरेंस रिपीट दोबारा कर देता हूँ। डिफरेंस मैंने ये बताया है कि इंटरनल अगर क्लॉट होगा ना, यानी कि ब्लड वेसल के अंदर होगा, तो वो होगा थ्रोम्बस, ठीक है। और अगर दोनों जानिब हो, स्किन के बाहर भी आ रहा है और ब्लड वेसल्स के अंदर भी है, तो वो क्लॉट है, यानी कि थ्री डिमेंशनल कह लो, विद इन द वेसल और आउटसाइड द वेसल, दोनों तरफ अगर फिब्रिन का मैश वर्क है तो ये क्लॉट है, ठीक है। और थ्रोम्बस क्या है कि इंटरनल अगर क्लॉट बना है, ब्लड वेसल के अंदर अगर कुछ चीज है, अंदर फिब्रिन का मैश वर्क बना है अंदर की जानब, तो वो क्या होगा, थ्रोम्बस। रिट्रैक्शन बता दिया कि कंट्रैक्शन ऑफ द क्लॉट, उसको रिट्रैक्शन कहते हैं। और करवाता कौन है, एक्टिन, मायोसिन और थ्रोम्बोस्थिनिन। सिंपल है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आगे थ्रोम्बस और इम्बोलस में भी फर्क आपको पता है कि थ्रोम्बस जो होता है वो इंटरनल एबनॉर्मल अगर कोई क्लॉट बने तो वो क्या होगा, थ्रोम्बस। और वही अगर क्लॉट अपने एरिया से कहीं और चला जाए तो उसको हम एम्बोलस कहते हैं। ये तो एफएससी वाली बात है कि क्लॉट जो बॉडी के अंदर बना है, यानी कि ब्लड वेसल के अंदर, वो थ्रोम्बस है, और अगर वो आगे ट्रांसफर हो गया तो वो एम्बोलस है। सिंपल बात है। अब एम्बोलस अगर तो आर्टरी में बना है, मिसाल के तौर पर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है, की तरफ से आगे जा रहा है, और आर्टरीज किधर ब्लड सप्लाई करती हैं, हमारे ऑर्गन्स को, तो जारी बात है, देखो इसको रीड करता हूं मैं, एम्बोलाई दैट ओरिजिनेट इन लार्ज आर्टरीज
or in the left side of heart can flow peripherally and plug arteries or arterioles in the brain, kidneys or some elsewhere. यानी कि जो आर्टरीज सप्लाई कर रही है किधर, ब्रेन को कर रही है, किडनीज को कर रही है, तो अगर इम्बोलस हार्ट लेफ्ट हार्ट में है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ब्रेन और किडनीज में जाएगा और वहां पे जो छोटी आर्टरियोल्स वगैरह पड़ी होंगी उनको ब्लॉक कर देगा। और अगर क्लॉट वेन्स में बना है, वीनस सिस्टम में है, तो वीनस सिस्टम का आपको पता है कि सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा जो है वो राइट एट्रियम में खुलते हैं, तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। तो क्लॉट अगर वेनस सिस्टम में है तो वो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में जाके लंग्स में जाके आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा। इसको पल्मोनरी आर्टेरियल एम्बोलिज्म कहते हैं। और अगर वो जो है वो आर्टरीज में लेफ्ट हार्ट में होगा तो वो जो हमारे ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी हैं, ठीक है, उनकी तरफ जाके आर्टरीज और आर्टरियोल्स को प्लग कर देगा। तो ये सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे ये थ्रोम्बस क्यों बनता है, ठीक है, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। आपने पढ़ा था कि रफ सरफेस जो बनती है, ठीक है, अथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, ये एक डिजीज थी, आपने पढ़ी थी एफएससी पार्ट 1 में मेरा ख्याल है, कि लिपिड वगैरह वो इकोमुलेट कर जाती है और जो वेसल है वो अंदर हार्ड हो जाती है। आपको पता है मैंने जब प्लेटलेट्स का जिक्र किया था तो मैंने बताया था कि प्लेटलेट रफ सरफेस के ऊपर जाके इकोमुलेट होती हैं, ठीक है, स्मूथ सरफेस के ऊपर प्लेटलेट अटैच नहीं होते। तो जब सरफेस एंडोथीलियम की वेसल की अंदर वाली सरफेस रफ हो जाएगी तो उसके साथ प्लेटलेट्स अटैच होंगे, ठीक है, और इंटरनल क्लॉट बना देंगे। इसके अलावा अगर ब्लड जो है ना वो स्लो हो जाए उसकी वजह से भी क्लॉट बन सकता है। जब आप लोग जाओगे ना ये लोअर लिम्ब पढ़ोगे तो लोअर लिम्ब में ना वीनस रिटर्न एक होता है, वीनस रिटर्न के मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स की वजह से हमारी जो लेग की वेन्स है ना इनसे ब्लड ऊपर जा रहा होता है हार्ट की तरफ, ठीक है। तो वो अगर फैक्टर्स ना होना तो ब्लड जो है वो उधर पाँव के अंदर उन वेन्स के अंदर रहना शुरू कर देता है। और जब वो स्लो होता है ब्लड तो अभी हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे हाइपर कोगुलेशन का एक फिनोमिना होता है कि जब तेजी से ब्लड जा रहा होता है ना तो उसमें फैक्टर्स जिन्होंने क्लॉटिंग करवानी होती है उनको कोमुलेशन का मौका नहीं मिलता, ठीक है। तो नॉर्मली तो क्लॉट नहीं बनता, लेकिन जब ब्लड जो है वो स्लो हो जाता है एक जगह इकट्ठा होता है ना तो उसमें जो फैक्टर्स हैं उनको कोमुलेशन का मौका मिल जाता है। हाइपर कोगुलेशन इनको कहते हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं, जिस वजह से क्या होता है क्लॉट बन जाता है। तो क्लॉट कैसे बनता है, इंटरनली ब्लड क्लॉट कैसे बनता है, दो कॉजेज लिखी हुई है, एक ये कि अगर रफ सरफेस है उसकी वजह से, और दूसरी क्या चीज है कि अगर ब्लड का फ्लो स्लो चल रहा है उसकी वजह से, ठीक है। आगे यूज ऑफ टीपीए इन द ट्रीटिंग इंट्रावास्कुलर क्लॉट्स, तो जारी बात है अगर वेसल्स के अंदर क्लॉट बना है तो उसका ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे, टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर। प्लाज्मिनोजिन का मैंने बताया था कि प्लाज्मिनोजिन जो है वो प्लाज्मिन में कन्वर्ट होती है और प्लाज्मिन आगे जो है वो फिब्रिन को तोड़ देती है, ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करती है। ये एक प्रो कोगुलेंट था, आपको शायद याद हो, तो ये इस के लिए ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगली बात है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। ये बात मैंने आपको तकरीबन मैंने बता ही दी है कि हमारी जो डीप वेन्स होती है ना, ये जो हमारी मोस्टली हमारी लेग की वेन्स है, ठीक है, लोअर लिम्ब की वेन्स, ये वेन्स क्या होती हैं, इनसे ब्लड वापस जा रहा होता है राइट हार्ट में, ठीक है। तो वो ब्लड जब वापस जा रहा होता है तो उसके लिए 3-4 फैक्टर्स होते हैं, मैं बताता हूँ। एक फैक्टर होता है वहां पे मस्कुलर एक्टिविटी, अगर हम अपने मसल्स को मस्कुलर एक्टिविटी करें, ठीक है, नंबर 1 ये फैक्टर होना चाहिए। नंबर 2 ये कि वेन्स के अंदर आपको पता है वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वेन्स के अंदर जो कि प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को। क्या क्या बता रहा हूँ, एक मसल की एक्टिविटी, दूसरी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड का वापस लेके आ रहे होते हैं ब्लड को राइट हार्ट के अंदर। अगर ये फैक्टर ना हो तो वो हार्ट क्या करेगा, हार्ट की तरफ ब्लड आना कम हो जाएगा, जिस वजह से स्लो उधर ब्लड हो रहा है उस वजह से वहां पे ब्लड में इंटरनल एक क्लॉट बनेगा और वो क्लॉट जो है वो थ्रोम्बस बनेगा, ठीक है। वो थ्रोम्बस जब आगे कहीं मूव करेगा ब्लड के थ्रू हम उसको इम्बोलस कह देंगे, ठीक है। अब ये वेन्स के थ्रू जा रहा है तो जारी बात है राइट हार्ट में जाएगा, राइट हार्ट से ये किधर जाएगा, पल्मोनरी जो हमारी आर्टरीज है उनके अंदर, ठीक है। तो इस वजह से इसको कहते हैं मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर ये ज्यादा कंडीशन में जाए और उन आर्टरीज को अगर ब्लॉक ही कर दे तो छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैसिव अमाउंट में होगा और ब्लॉकेज हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरीज की तो ये मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसकी ये डायग्राम देखो, ये देखो इधर ना, ये थोड़ी सी क्लियर डायग्राम नहीं है लेकिन फिर भी, ये वॉल्व है, ये ऊपर की तरफ ब्लड जाना है, ठीक है। इस कंडीशन में मसल्स रिलैक्स हैं और वॉल्व क्या है, क्लोज है, ठीक है। तो ब्लड अंदर क्या कर गया, पूल कर गया। तो अगर हमारी मस्कुलर एक्टिविटी कम होगी
हम ज्यादा मसल को मूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, इधर ब्लड इसके अंदर ही क्या रहेगा, इधर ही अकोमुलेट रहेगा। लेकिन जब हम अपनी मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, चलते हैं या कुछ करते हैं, उस वजह से क्या होता है, मसल्स फोर्स लगाते हैं और ये वॉल्व्स क्या कर जाते हैं, खुल जाते हैं और ब्लड वापस मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये है नॉर्मल मैकेनिज्म। और अगर ना हो तो उस वजह से डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। ये आपने लोअर लिम्ब में भी पढ़ना है, केएलएम में लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका केएलएम का एक क्लिनिकल है। ये भी हो गया। हमारी आज की आखिरी डिजीज है विटामिन के डेफिशिएंसी। ये आपने बायो केमिस्ट्री में पहले ही पढ़ लिया है, तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ ली होनी, तो मैं बस इधर रीड ही कर देता हूँ कि विटामिन के जो है उसका क्या फंक्शन होता है। जो ग्लूटामिक एसिड होता है उस पर गैमा कार्बोक्सिलेशन होती है। ठीक है, गैमा के पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो ऐड करना होता है। ठीक है, वो कौन करवाता है, विटामिन के। जब वो ऐड होता है उसके बाद जो फैक्टर्स होते हैं ना, जिन फैक्टर्स में ये ऐड हो रहा होता है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो फिर क्या होगा, वो विटामिन में गैमा कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी, और जब गैमा पोजीशन पे कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी तो क्लॉटिंग प्रॉपरली नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि विटामिन के जब अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, गैमा कार्बोक्सिलेशन करता है, तो एक एंजाइम होता है वीको RC1। ये एंजाइम होता है विटामिन के एप ऑक्साइड रिडक्टेज। ये क्या करता है, उसकी इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, दो बातें मैंने बताई कि विटामिन के गैमा पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड करता है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज में। ठीक है, ये बायोकेमिस्ट्री की बात है, आपको मेरे से ज्यादा बेहतर पता होगा। ठीक है, तो जब विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो ये कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी और क्लॉटिंग प्रॉपरली नहीं होगी। दूसरी बात देखो कि विटामिन के जब ऑक्सीडाइज होकर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है, तो इसको वापस एक्टिवेट कौन करता है, वीको RC1, विटामिन के ऑक्साइड रिडक्टेज एंजाइम है। ठीक है, ये बातें होगी। ये बात मैंने बता दी कि कोगुलेशन में इसका क्या रोल है। ठीक है, उसके बाद विटामिन के आता किधर से है, इसकी डेफिशिएंसी इतनी जल्दी होती नहीं है डर्ट्स में। क्यों, क्योंकि ये अब्जॉर्ब होना होता है कहाँ से, हमारे इंटेस्टाइन से। ठीक है, इसने उधर से एब्जॉर्ब होना है और बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के इसको बना रहे होते हैं। ठीक है, तो एडल्ट्स में इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें इसकी डेफिशिएंसी होती है क्योंकि उनके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इतने ज्यादा अडेप्ट नहीं कर पा रहे होते। तो उस कंडीशन में हम इंट्रावेनस विटामिन के भी जो है उनका इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर बाइल प्रॉपरली सेक्रीट नहीं ना हो रहा, तो जब बाइल सेक्रीट नहीं होगा तो उसकी वजह से फैट डाइजेशन नहीं होगी। तो आपको पता है ये विटामिन के जो है ये एक फैट सोलुबल विटामिन है, तो ये फैट के साथ सोलुबल फॉर्म में क्या होता है, इसकी अपटेक होती है। तो जब फैट की प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं ना होगी तो विटामिन के की जो है ना एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपरली नहीं होगी। तो ये विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई। सही है, तो इसमें भी देख लो अगर कोई मसला है तो आखिरी बात अब मैं बताता हूँ। पहले मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? हाँ बच्चे क्लियर है यहाँ तक? सो गए हो सारे? चले जी, आगे चलता हूँ। आगे देखो, आगे हैं एंटी कोगुलेंट्स। ठीक है, आपको प्रो कोगुलेंट्स मैंने बताए थे, एंटी कोगुलेंट्स भी कुछ बताए थे। ठीक है, कुछ इनसाइड ऑफ द बॉडी एक्ट करते हैं, कुछ आउटसाइड द बॉडी एक्ट करते हैं। हेपेरिन और कमेरिन्स ये दो ऐसे हैं जो कि एंटी कोगुलेंट हैं, जो कि हम इनसाइड ऑफ द बॉडी एक्ट करते हैं। ठीक है, अभी जो कमेरिन्स है ना, इसकी एग्जांपल है वारफेरिन। आप बुक रीड करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा वारफेरिन का। वारफेरिन एक ड्रग है, वो क्या करती है, वो जो विटामिन एपोक्साइड जो रिडक्टेज एंजाइम है, जो कि यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये वाला वीको RC1, ये किसकी एक्टिव फॉर्म बना रहा है, विटामिन के की। तो अगर वारफेरिन इस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर दे तो ये एंजाइम विटामिन के की जो उसकी नॉर्मल फॉर्म है वो नहीं बना पाएगा। सही है, जिस वजह से क्या हो जाएगा, ये एक्ट करेगा एज एन एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है, कितने एंटीकोगुलेंट इनसाइड द बॉडी मैंने बताया, हेपरिन और कमेरिन। तो ये सिंपल सी बात है, इनके सिर्फ नाम याद रखने और कुछ भी नहीं। सही है, उसके बाद आउटसाइड द बॉडी भी कुछ होते हैं जिनमें सिट्रेट है, हेपरिन है। हेपरिन दोनों भी तरफ है, आउटसाइड द बॉडी भी है और इनसाइड द बॉडी भी है, और ऑक्सलेट है। ठीक है, सिट्रेट की भी कुछ अमाउंट जो होती है ना, नॉर्मली सिट्रेट आउटसाइड द बॉडी ही है, लेकिन समटाइम थोड़ा सा ये इनसाइड द बॉडी भी एक्ट
कर सकता है, ठीक है। और ऑक्सालेट जो है वो हमेशा आउटसाइड द बॉडी कोगुलेशन एंटी कोगुलेंट के तौर पर काम करता है, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। अब ये अपना फंक्शन परफॉर्म किस तरह करते हैं सिट्रेट और ऑक्सालेट? सिट्रेट और ऑक्सालेट इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ये क्या करते हैं, जो कैल्शियम होता है ना, उस कैल्शियम को अपने साथ बाइंड करवा लेते हैं। तो जो नॉर्मल कैल्शियम जब इनके साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है, तो जो फैक्टर्स की एक्टिवेशन है वो नहीं होगी। तो जब फैक्टर एक्टिवेट नहीं होंगे तो क्लॉटिंग नहीं होगी, हेंस दे एक्ट एज एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है। ये कुछ प्रो कोगुलेंट्स के नाम है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, याद रखने हैं तो रख लो, नहीं तो नहीं। नाम इस तरह भी, थ्रोम्बिन आपको पता है, ठीक है, प्रोटीन है जो कि प्रो कोगुलेंट है, सिंपल। स्नेक विनोम, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लंग्स एंड थाइमस, ये क्या चीजें हैं? ये टिश्यू फ्लूइड्स हैं, ठीक है। आपको याद होगा जब मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि जी वो जो चूहा था उसके सर पे उन्होंने मारा और उसमें से टिश्यू फ्लूइड निकाला और उसको उसके अंदर डाला, ठीक है, वो याद होगा। तो वो क्या निकाला था? टिश्यू फ्लूइड निकाला था उसके ब्रेन से। उसी तरह इधर भी लंग्स और थाइमस या स्नेक विनोम, ये भी उसका टिश्यू फ्लूइड ही है। तो ये, ठीक है। उसके बाद सोडियम और कैल्शियम एल्जिनेट, तो ये कुछ प्रो कोवलेंट्स हैं, इनके आप नाम जेन में रख लेना, ठीक है। और ये कुछ एंटी कोवलेंट्स हैं, इनके भी नाम। आज का लेक्चर खत्म हुआ, ठीक है। इसमें हमने वो जो चैप्टर है ना आखिरी, वो ऑलमोस्ट सारा कर लिया है। तो कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो, नहीं तो मैं खत्म करने लगा हूँ। बाकी आज आप लोगों ने सर की बात सुनी होगी, क्या राय है आप लोगों की? सर का सुना है किसी ने लेक्चर आज? सर ने जो आज हमारे साथ खिताब किया है, वीसी साहब ने। ऑनलाइन टॉर्चर, वैसे ना मैं, चलो आप लोग 6 बच्चे हो तो मैं आपको बता ही दूं कि ये सर की जो बातें हैं ना उसको सीरियस ना लिया करो। ये ना सर हमारे ऐसे ही हैं, ये बस बात बुत कर देते हैं, ठीक है। तो बस बाद में ना बच्चे जो हैं वो, एक दफा इन्होंने इस तरह की कोई बात की थी तो बच्चों ने क्या किया, इनका जो कमरा है ना, कमरा, इस कमरे को लॉक लगा दिया और इसको अंदर ना बंद कर दिया, ठीक है। तो इसको कहा जब तक हमारी बात नहीं ना मानोगे हमने आपको बाहर ही नहीं आने देना। ये वाईडीए वालों ने और जमीयत वालों ने और जो एमएसएफ वगैरह है ना, ये जो तंजीमें हैं, तो ये इतनी बस बातें कर रहे हैं, इनसे होना कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने बस अपना फोकस रखना है कि आप लोगों ने पढ़ना है। थोड़े दिनों बाद ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये इतना कोई बंदा एम ही बस फिल्में करवाता है, तो टेंशन किसी ने नहीं लेनी। दूसरा, ये जो वॉन विल्ब्रेंट का बच्चा पूछ रहा है, तो वॉन विल्ब्रेंट वही वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर की वजह से होती है, ठीक है। उसकी डेफिशिएंसी की वजह से, वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज है, वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर है। ये आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, इसका केस आया हुआ है लेकिन है नहीं। अब ये क्या कर सकते, यूएचएस ने जो सिलेबस दिया उसमें नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं उसको वॉन विल्ब्रेंट डिजीज इसलिए कह रहा हूँ कि दो मेन जो चीजें हैं ना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, वो भी उसने डिस्कस नहीं किया। दूसरा, उसने ये भी नहीं कहा कि फैमिली हिस्ट्री है उसकी कुछ इस तरह की। अगर वो ये कहता कि फैमिली हिस्ट्री है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, तो फिर तो हम कहते हैं कि ये हीमोफीलिया है इस केस में, ठीक है। तो हमने क्यों वॉन विल्सन डिजीज डिसाइड की? क्योंकि वो दो मेन कॉजेज यहाँ पे उसने बयान नहीं की। सही है बच्चों, लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज।